बैंकिंग पार्ट 2। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग पार्ट 2। बैंकिंग पार्ट 2। देखिए, आरबीआई चल रहा था। आरबीआई को थोड़ा समय रिपीट कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई, ठीक है, बचा हुआ था इसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग समिति, कौन सी? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर अधिनियम 1934 अनुसूची 2 एक्ट 1934 शेड्यूल 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। दिमाग में ले आओ आप, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935 क्रम से जमाने में आता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1949 आरबीआई राष्ट्रीयकरण। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई खुला है। रिजर्व बैंक एक ऐसा बैंक जिसमें कोई भी व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता। पूछा गया प्रश्न, बैंकिंग का फेवरेट प्रश्न, कोई भी व्यक्ति किस बैंक में निम्न में से खाता नहीं खोल सकता? आरबीआई रिजर्व है। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 20 सदस्यीय था रिजर्व बैंक। बोला मत, इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो बता दिया था, विदेशी पूछा था, सीडी देशमुख भारतीय अध्यक्ष थे रिजर्व बैंक के, जबकि विदेशी यूरोपीय अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ, इसको पूछा था, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। अमिताभ बच्चन इसका नाम लिया था केबीसी में। यूरोपीय अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ, याद रखना। अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। नंबर की चर्चा हम आगे, 25वां आरबीआई। मुख्यालय है मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई। सामान्य जानकारी, स्थापना मत भूलना, 1 अप्रैल 1935। कौन सा अधिनियम बोलेगा? 1934। अनुसूची बोलेगा 2। शासन अधिनियम बोलेगा 1935, भारत शासन अधिनियम। मुख्यालय पूछे तो मुंबई। कौन सी समिति ने रिकमेंड किया? हिल्टन यंग लोग ही सिफारिश करेंगे। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर आरबीआई खुला। क्लियर? सीडी देशमुख पहले भारतीय अध्यक्ष और विदेशी अध्यक्ष यूरोपीय बोलेगा ओसबोर्न स्मिथ, आरबीआई। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है आरबीआई के, नहीं जानना है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां है? कई लोग देखना, किसी के अंकल और आंटी आरबीआई में है बोलते हैं, वो मुंबई में थोड़ी रहते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल सेंटर में आरबीआई ने अपने सहायता के लिए रीजनल सेंटर बनाया हुआ देश में। आरबीआई के देखो कार्य बताया था, आरबीआई के कार्य के पहले इसकी विशेषता भी बताए थे, तो उसमें मिलाओ। केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय सेंट्रल बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकरों का बैंकर, जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको भी ऋण कौन देता है? आरबीआई। बैंकरों का बैंकर है, बैंकों का बैंक भी है, बैंकरों का बैंकर है, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, शीर्षस्थ बैंक है, शीर्षस्थ सबसे टॉप का शीर्षस्थ बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश का वित्तीय एजेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? देश का वित्तीय एजेंट। एक खनिज भूल जाओ आप, चैनल बदल चुका है। देश का वित्तीय एजेंट, बैंकों का बैंक, बैंकरों का बैंकर, ये भी लिख लेना, बैंकरों का बैंकर किसको कहते हैं? आरबीआई। केंद्रीय बैंक, शीर्षस्थ बैंक, देश का वित्तीय एजेंट किसको बोलते हैं? आरबीआई। आरबीआई। कार्य बोलत 2 प्रकार से, क्वांटिटेटिव वर्क एक्शंस हैं और क्वालिटेटिव, उसी पर चर्चा होगा आज। परिमाणात्मक कार्य हैं, 2 प्रकार से कंट्रोल करता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो गुणात्मक तो समझ में आ जाएगा। एक चीज और बताया था, रिजर्व बैंक पास एनी टाइम 115 करोड़ का स्वर्ण कोष होना चाहिए, गोल्ड, पेपर गोल्ड। 115 करोड़ का मिनिमम, इसको राशि हो सकता है बढ़ गया हो, इसको देखेंगे। 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए इमरजेंसी के लिए।
परिमाणात्मक में क्या करता है, एक तो 3-3 महीने में मौद्रिक नीति जारी करता है। प्रत्येक तिमाही समीक्षा होती है आरबीआई की, होती कि नहीं। अब इसमें कुछ टर्म्स आए थे, उसको देखना है। पहला बोला था ब्याज दर। क्या बोला था? ब्याज दर तो सामान्य बात है। जिस दर पर कोई भी बैंक ऋण देती है उसको क्या बोलते हैं? ब्याज दर। सामान्य ब्याज दर होता है, तुम जानते हो। जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऋण दे वो भी एक ब्याज दर है, और जिस रेट पर कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को, समझ में आ रही कि नहीं, ऋण दे उसको क्या बोलते हैं? ब्याज दर। वही बैंक दर, ब्याज दर। बैंक का ब्याज दर ही बैंक दर कहलाता है। बैंक दर या ब्याज दर, हाँ प्रोसेसिंग। भाई बैंक से कोई भी चीज लोगे तो एक रेट लगता है ना, बैंक दर बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग के रूप में ले सकते हो। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को क्या ऋण दे, या कमर्शियल बैंक अन्य जो है ग्राहकों को क्या दे? ऋण दे। उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। सामान्य होता है ना बैंक रेट, एक तो 3%, 4%, जो भी। उसके बाद रेपो रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेपो दर सुने हो? यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जिस दर पर, अब एक कमर्शियल में आ गया सामान, जिस दर पर आरबीआई, एक फिक्स होता है, जिस दर पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को क्या दे? ऋण दे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो दर कितना चल रहा है? ये रेपो रेट जनरली 4 से 6% होता है जनरली, और इसमें जो तरलता होती है 0.25 को ही क्या कहते हैं? बेस लाइन मानते हैं। माने बढ़ेगा भी तो 0.25, घटेगा भी तो 0.25, उसी को माइनस प्लस करते हैं। रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल, वाणिज्यिक या व्यावसायिक बैंकों को क्या देती है? उधार देती है, ऋण। रेपो रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेपो रेट। इसका जस्ट अपोजिट है रिवर्स रेपो। इसका रेट हम आगे फिक्स देखेंगे। रिवर्स रेपो, कभी कभी आरबीआई को भी ऋण की जरूरत पड़ती है, तो जिस दर पर रिजर्व बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक के द्वारा रखे गए प्रतिभूति पर, प्रतिभूति कुछ पेपर भी रखता है, आरबीआई को भी ऋण लेता है। एक लाइन में याद रखना, जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेता है कुछ बेस के आधार पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे रेपो रेट में क्या है, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? कुछ प्रतिभूति रखेंगे, सिक्योरिटीज रखना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेगा। ऐसा नहीं कि कुछ, जैसे मैं पेपर्स रखते हैं ना कुछ, उसकी बात कर रहा हूं। मॉर्टगेज समझ लो या कुछ भी। सामान्य अर्थ में एक रेपो रेट को याद रखना, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेती है या वो देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेपो। और जब आरबीआई उनसे ऋण लेती है रिवर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। दो चीज क्लियर? बैंक दर एक सामान्य ब्याज दर है प्रोसेसिंग के रूप में, जिसमें आरबीआई अन्य बैंकों पर लागू करती है। क्लियर? अब दो चीज जो हमेशा पूछता है उसको याद रखना, सीआरआर, ये पूछता है हमेशा एग्जाम में, इसी पर फोकस करो आप। सीआरआर, कैश रिजर्व रेपो, क्या बोलते हैं इसको? कैश रिजर्व, और यह है रेशियो या रेपो। नगद, आरक्षित या आरक्षी और अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात, सीआरआर, कैश रिजर्व रेपो। समझ में आ रहा है? समस्त वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एक कुल जमा पूंजी का एक निश्चित या डेफिनेट अमाउंट आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। सीआरआर वह जमानत राशि है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास एक डेफिनेट अमाउंट जमानत के रूप में क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? सीआरआर। सीआरआर इसको पूछता है इसके बढ़ने घटने से क्या होगा। अभी 4% चल रहा है, कुल जमा पूंजी मान लो 100 करोड़ है, तो 4% करेगा तो 25 चौक 100, कितना रखेगा? 100 करोड़ का मान लो 4% कितना होगा?
4 करोड़ होगा ना, 25 नहीं, 4 करोड़ होगा। 4 करोड़ कम से कम जमानत रूप में रखना पड़ेगा। 4% चल रहा है CRR। क्लियर हुआ? सभी बैंक माने कमर्शियल वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास कुल जमा पूंजी का एक डेफिनिट अमाउंट जमानत के रूप में रखना पड़ता है, उसी को बोलते हैं नगद आरक्षी अनुपात। लिखो, इनके बढ़ने का प्रभाव, बढ़ने से CRR अगर बढ़ गया क्या होगा और घटने से क्या होगा? CRR बढ़ने से लिखो, बैंकों की तरलता घटती है, तरलता लिक्विडिटी। कमर्शियल बैंकों की लिक्विडिटी या तरलता घटती है, समझ में आ रहे? जिससे बाजार में मांग भी घटती है, क्रय शक्ति घटती है, मांग भी घटती है। कारण अगर CRR बढ़ गया तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा डेफिनिट अमाउंट जमा करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो लोन कहां से लेंगे? या लेंगे भी तो सोच समझ के खर्च करेंगे, माने क्रय शक्ति क्या होती है? घटती है बाजार में। मंदी की जैसी स्थिति निर्मित होगी, मांग घटेगी। मतलब हो गया ना, बढ़ने से क्या प्रभाव हुआ? बढ़ने से प्रभाव देखे, मांग घटेगी, क्रय शक्ति घटेगी, बैंकों की तरलता घटेगी। तरलता माने लिक्विडिटी, पैसा कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो मेंटेन करने के लिए ब्याज रेट को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। हाँ, बाजार में मुद्रा का प्रसार भी कम हो जाएगा। लोगों के पास पैसा कम होना माने मुद्रा का प्रसार कम होना, मांग का घटना माने खरीदारी कम होना, क्रय शक्ति। तो ये इसका प्रभाव है, किसका? CRR। कब यूज करती है? सुनो, अब लिखो, महंगाई की दशा में RBI। लिखो, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए RBI की भूमिका। इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या करता है RBI? महंगाई बढ़ी है मान लो, अब देखो महंगाई का सीधा सीधा संबंध क्या है? लोगों के मांग और पूर्ति से है। महंगाई बढ़ी है मतलब लोग अधिक से अधिक कीमत देकर किसी चीज को खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं माने जेब में पैसा ज्यादा है, जेब में पैसा ज्यादा है तो क्रय शक्ति बढ़ी है, और जेब में पैसा ज्यादा है माने CRR कम है। CRR इसी को क्या करती है? CRR को 0.2550 बढ़ा के क्या करती है? इन्फ्लेशन को थोड़ा सा क्या करती है? कंट्रोल। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है, उधर डेफिनिट अमाउंट बढ़ाएगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, तो लोग जो है ऋण कम लेते हैं और खरीदारी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करता है? CRR को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है तिमाही समीक्षा में कि 0.25 बढ़ाए कि घटाए। क्या? नहीं यार, उसका एक टाइम रहेगा ना, हर महीना थोड़ी करेगा, वो एनुअल कर सकता है, 3 महीने में कर सकता होगा, उसका एक दर तय करता है RBI। ठीक, हाँ, ये क्लियर हुआ। CRR के बढ़ने से, घटने से उल्टा कर दो, इसको जस्ट उल्टा करो। CRR के घटने से बाजार में तरलता बढ़ती है, मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता, और लिक्विडिटी माने मुद्रा का प्रसार भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदेंगे तो मुद्रा का प्रसार होगा कि नहीं? अब मुद्रा का प्रसार होना माने महंगाई का बढ़ना। सीधा सीधा जो चीज 10 में मिल रहा था तो लोन सस्ता हुआ तो 20 में खरीदेंगे लोग, तो और महंगाई को बढ़ाएंगे। ये दोनों बढ़ने और घटने का प्रभाव PSC पूछ चुका है CRR को, इसलिए कभी भी घुमा फिरा के CRR से पूछ सकता है कि CRR वह नकदी आरक्षी अनुपात है जिसमें कमर्शियल बैंकों को RBI के पास कुल जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा जमा करना पड़ता है। समझ में आ रहा? बढ़ने का प्रभाव, घटने का प्रभाव क्लियर है। अगर RBI ने बढ़ा दिया माने महंगाई को कंट्रोल करना मुख्य उद्देश्य है, तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? ज्यादा पैसा जमा करेंगे, तो वसूलने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, तो लोग ऋण कम लेंगे, ऋण कम लेंगे माने जेब में पैसा कम होगा, तो मांग डिमांड भी कम होगी, तो क्रय शक्ति भी घटेगी, मुद्रा का प्रसार बाजार में भी घटेगा। इसको सबको उल्टा कर दो, घटने से मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्लियर? इज दैट क्लियर? CRR कैश रिजर्व रेपो, उसके बाद SLR। हाँ,
देखिए आरबीआई बिल्कुल स्वतंत्र निकाय है, आरबीआई स्वतंत्र है। आरबीआई और सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जरूर होता है टोटल पैसे को लेकर, वो पढ़ेंगे हम किसमें, जब करेंसी छपेगा ना, किसमें, नोट कैसे छपता है, समझ में आ रही है, उससे रिलेटेड करके आपके प्रश्न का जवाब दूंगा मैं। ठीक, राजनीतिक रूप से कोई आरबीआई को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्या है, स्वतंत्र स्वशासी निकाय है वो, जो सरकार के नियंत्रण सेंट्रल में रहती है, राज्य के तो बिल्कुल होता ही नहीं। हाँ, राज्य सरकार आरबीआई से ऋण ले सकती है, लगातार ले रही है, देखिए। अरे हमारा छत्तीसगढ़ सरकार लगातार रिजर्व बैंक से क्या कर रही है, सिक्योरिटी के दम पर क्या ले रही है, ऋण लेती है कि नहीं। कितना करोड़ चल रहा है अभी पिछले सरकार का, 64,000 करोड़ माइनस। अब तुम कितना ले जाओगे देखो, इन लोग 10,000 करोड़ से पढ़ रहा हूं मैं, 64 तक पहुंच चुका है, मेरे पूरा विश्वास है 1,00,000 जो है 4,000 आगे है। हाँ नहीं नहीं, वो तो देखते जाओ आप, अभी आप शो करने के लिए कुछ और होगा ना। हाँ लेकिन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार एक होगी तो ऋण को माइनस को प्लस भी कर सकते हैं, चाहे तो बहुत सारे कंडीशन होंगे। चलिए, स्टैट्यूटरी बोलिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक, सांविधिक तरलता अनुपात, अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर, इसका क्या है लिखो। कमर्शियल बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं के लिए सीआरआर के अतिरिक्त, समस्त कमर्शियल बैंकों को सीआरआर के अतिरिक्त ग्राहकों की सुविधाओं के लिए एक लिक्विड अमाउंट, कैश अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात। कितना चल रहा है, 18% चल रहा है। माने कुल जमा पूंजी का मान लो, कुल जमा पूंजी नेटवर्थ 10,000 करोड़, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, समझ में आ रही कि नहीं, या 10,000 करोड़ है और 20% रखना है मान लो लगभग, समझ में आ रहा है, 20 दहम 200, लगभग कितना करोड़ रखिएगा अपने पास, 2 करोड़, कितना मिनिमम 10,000 करोड़ में कितना, 200 करोड़, 200 करोड़ रखेगी भाई। कभी भी कोई भी 50 ग्राहक आके बोलेगा मेरे को 25 लाख दो, मेरे को 50 दो, कोई बोलेगा 2 करोड़, बोल सकता है कि नहीं। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, अपने साख को बनाए रखने के लिए क्या करती है, एसएलआर बनाया गया है। नहीं तो बैंक का क्या है, जितना पैसा आया उसको यूटीआई में लगा दिया, जाओ म्यूचुअल फंड में, आएगा तो देंगे, अब आएगा तब तो देंगे भाई, हम तो लगा चुके हैं, ऐसा नहीं बोल सकता बैंक। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं, उसका एक डेफिनेट अमाउंट को रख के बाकी को म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएट कर सकती सरकार। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो एसएलआर याद रहेगा 18% चल रहा है, सीआरआर कितना चल रहा है, सीआरआर 4%, एसएलआर इसको भी क्रॉस चेक कर लेंगे 18%, 18%। ये परिमाणात्मक साख है, जिसमें मात्रा में कम ज्यादा करके आरबीआई क्या करती है, बैंकों का नियमन, नियंत्रण और बाजार को भी क्या करती है, कंट्रोल। क्लियर। गुणात्मक साख की बात मैं कर चुका था, साख की राशनिंग करेगी, नैतिक दबाव डालेगी, टारगेट पूरा करवाएगी, कौन, आरबीआई। गुणात्मक बताया था क्वालिटेटिव में, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, इसको याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, आरबीआई के ब्रांचेस, क्षेत्रीय कार्यालय बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है पीएससी की दृष्टि से, बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, एम राइट। बैंकिंग में जाओगे तो और अंदर घुसोगे, कोई मत, सामान्य इतना जानकारी किसी को भी आरबीआई के बारे में होना चाहिए। अब देखते हैं आरबीआई के बाद अगला बैंक, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखो, नाबार्ड। नाबार्ड सुने हो हिंदी में, नाबार्ड फेवरेट प्रश्न है किसी भी एग्जाम का। नाबार्ड स्थापना 12 जुलाई 1982, कौन सी पंचवर्षीय योजना, देख लो, पूछ सकता है कभी भी। कौन सी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड, शिवरामन समिति, कौन सा समिति, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म देख लो पहले, इसका मुख्यालय मुंबई में है, कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई।
समझ में आ रही कि नहीं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, समझ में? नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है ये एक्चुअल में, समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, कौन सा? नाबार्ड। इसका वर्ष हमेशा पूछता है कि 12 जुलाई 1982 को कब स्थापना हुआ, देखना इंसॉल्व में मिलेगा। और समिति को भी याद रखना, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। कृषि के उन्नति के लिए क्या करती है नाबार्ड? से आदमी क्या कर सकता है? लोन ले सकता है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। किसानों को कृषि विकास के लिए नाबार्ड क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है। समझ में आ रहे हैं? ठीक, नाबार्ड से प्रदत्त, ऐसा लिखा रहता है कई जगह ऑटो में, नाबार्ड द्वारा, देखे हो ना? दस्तकार, किसान और अन्य वर्ग जो हैं, आजकल तो हर बैंक अपना लिमिटेशंस को क्या कर दिया? एकदम लिबरल कर दिया है। चल भाई हम लोग घर बनाने के देते थे, पर्सनल लोन ले ले, टारगेट पूरा करो। उद्योग वाला था, उद्योग नहीं लगा रहे हैं, तू घर बना, ऐसा चल रहा है कि नहीं? बैंक तुम्हार द्वार योजना, सरकार तुम्हार द्वार चल रहा था ना, अभी उल्टा चल रहा है, बैंक तुम्हार द्वार, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया मार्केट। नाबार्ड को मत भूलना। चले आगे, कर लोगे? नाबार्ड के बाद आईडीबीआई, इडबी बोला था, आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक देखे होगे, व्यापार विहार, सरकंडा, अग्रसेन चौक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आईडीबीआई, इडबी बोलते हैं इसको, इडबी, इडबी बोलो। 1964 में आईडीबीआई आया, समझ में आ रही? आईडीबीआई का हेडक्वार्टर एनीवन? पहले लखनऊ, आपको मुंबई में ही होगा, लखनऊ पहले, अभी तो सबका हेडक्वार्टर कहां पहुंच गया है? मुंबई। इसको क्रॉस चेक कर लो, पूरा बैंक मुंबई से चल रहा है। जब स्थापित हुआ तो लखनऊ था, अब कहां है? मुंबई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, समझ में आ रही है कि नहीं? बड़े उद्योगों को, लिख लो उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, दो चार शब्द को सीख लो अच्छे से। बड़े उद्योग को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है ऋण उपलब्ध कराना, उद्योगों की स्थापना के लिए आईडीबीआई बना। लेकिन मैं तो आईडीबीआई से जुड़ा हूं, उद्योग वाले दिखते ही नहीं। घर द्वार पर पीआई ले रहा है, कोई पीएल ले रहा है, समझ रहे हो? हाउस लोन, होम लोन, पीएल, क्लियर? उद्योग वाले जाते होंगे, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में कितना सेटअप लगाएंगे आईडीबीआई से लोग? समझ में आ रहे हो? और जितने भी मेट्रो सिटी है वहां का आईडीबीआई में चलता होगा, कॉन्सेप्ट है। इडबी याद रहेगा। लखनऊ अब मुंबई, कब? 1964, 1964। इडबी का भाई सिडबी, SID, कुछ नहीं किया हूं, आईडीबीआई में क्या जोड़ा हूं? S, सिडबी हो गया। अब स्मॉल इंडस्ट्रियल बस कर दो, स्मॉल जोड़ दो, स्मॉल माने छोटा। 1990 कब स्थापित हुआ है? 1990। कहां? सिडबी, कोलकाता। सबसे पहले जब खुला भाई तो कोलकाता में था, अब इसका हेडक्वार्टर चेक करना, मुंबई होगा। सब तो मुंबई से चल रहे हैं, क्लियर? ये जो कोलकाता वाला कॉन्सेप्ट होगा क्षेत्रीय होगा, रीजनल। सिडबी, इडबी, सिडबी दो भाई, इडबी माने बड़ा, सिडबी माने स्मॉल। छोटे और मंझोले उद्योग को, कार्य इसका छोटे और मंझोले माने मध्यम, मिडिल स्केल और स्मॉल स्केलर इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराना सिडबी का काम है। इडबी एंड सिडबी 64-90, 64-90 लखनऊ ले रहा है। सिडबी का मुख्यालय अभी लिख लो लखनऊ, लखनऊ वर्तमान। इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं लेना है, तुमको लेना है नाबार्ड को। आरबीआई के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाबार्ड है, उसको पूछता ही है दोनों को, ये इसको पढ़ते रहना है बस, ठीक है? समान। इरबी, IRBI 1985 कोलकाता। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्टिव बैंक ऑफ इंडिया,
रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को। समझ में आ रही? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, नाम से स्पष्ट है। 1985 में स्थापित हुआ, 1995। मुख्यालय कहां है? कोलकाता। उद्देश्य, कार्य, बंद मंद, शब्द बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। बंद, क्लोज्ड, मंद, स्लो, रुग्ण, बीमार, र्यून। बंद, मंद और रुग्ण माने बीमार। अर्थव्यवस्था की पहिया धीरे चल गया, फैक्ट्री का एकदम कम चल रहा है, बंद होने के कगार पर है, बीमार सा चल रहा है। कोई भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, अरे उद्योगों का भी तो तबीयत खराब होता है, कच्चा माल नहीं आया, कर्मचारियों ने लॉकआउट कर दिया, लॉकआउट, तालाबंदी, सरकार ने सीज कर लिया, टैक्स निपटाया, सीज कर लिया, कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, कच्चा माल रॉ मटेरियल से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे होगा? उद्योग बंद, मंद या रुग्ण होंगे कि नहीं? ऐसे उद्योग जो बंद होने के कगार पर हैं, या बंद हो गए, या मंद हो गए हैं माने धीरे चल रहे हैं, प्रोडक्शन कम चल रहा है, या बिल्कुल बीमार पड़ गए हैं। बीमार मतलब जो मशीनें टूट फूट घिसावट सब हो गई है, बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता। ऐसे उद्योगों को 3 शब्द बोला हूं, बंद, मंद तथा रुग्ण। रुग्ण माने बीमार होता है, हिंदी शब्द। बड़े उद्योगों को वही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराना, पुनः चालू करने के लिए। जाओ भाई आप इसको रीएस्टेब्लिश करो, सर मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, तेरे लेवल है, चेक करेगा पहले। समझ में आ रहा है? हमारे यहां भारत में मंदी क्यों नहीं आती पूरी तरह जानते हो? राष्ट्रीयकरण की नीति। कौन सी नीति? 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969, फेवरेट प्रश्न इंदिरा गांधी ने जो किया है, वो भारत को डुबाने से बचा देता है। क्योंकि यहां पर बैंकिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग जो पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, तुम जानते हो। प्राइवेट बैंक भी सामने आता है, कोटक महिंद्रा आपका स्वागत करता है, आईडीएफसी, कोटक महिंद्रा, सुने हो नाम? इनके भी फॉर्मेलिटीज इतने ज्यादा है, भले कम समय में तुरंत घर आके तुमको साइन करवा देगा। न्यूनतम आपके अकाउंट में 25,000 नहीं है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए प्लीज करके मैसेज आएगा और चार्ज काटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, क्लियर? तो मेंटेन बहुत ज्यादा करते हैं बैंक लोग। तो बैंक खुलता ही है ग्राहकों की सुविधा के लिए और ऋण देने के लिए और पैसा को लेकर कलेक्ट करके मार्केट में लगाने के लिए। ठीक है, चलिए, इरबी हो गए। यूटीआई, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बोलो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई 1964 में स्थापित हुआ, सुने हो? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, याद रखना। यूटीआई क्या है? देश का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है यूटीआई। एक प्लेटफॉर्म समझ लो लोगों के लिए। पूरे लोगों के पैसा को, चाहे डाकघर हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे जीपीएफ, सुने हो? सुने हो? डाकघर में बचत जमाएं, एलआईसी के द्वारा जितने भी बीमित हैं, पूरा बीमा का पैसा, चाहे जीपीएफ को जो सरकार जिसके बदले हमको एक इंटरेस्ट देती है ना, वो किस में लगाएगी? यूटीआई के माध्यम से क्या करते हैं, मार्केट में लगाया जाता है उसको। क्लियर? जैसे मान लीजिए इसमें पेंशन नीति जो चल रही है हमारा, अभी कर्मचारियों का जितना भी चल रहा है ना, एक कटौती होती है, उसको लगाता तो है सरकार, कहां से देगी? देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक यूटीआई, जिसकी स्थापना का 1964, मुख्यालय पूछ सकता है कभी भी मुंबई। इसका विभाजन हुआ यूटीआई का 2003 में। यूटीआई का विभाजन वर्ष पूछा गया है एक बार। यूटीआई का विभाजन वर्ष 2003, 2003। माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे जो सुन रहे हैं, पहली बार में हो सकता है ऑड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको लगातार इसमें सीनियरिटी हासिल करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, प्रश्न यहीं से आते हैं। सबसे टॉप का प्रश्न है आरबीआई, दूसरे नंबर में नाबार्ड, नाबार्ड, क्लियर? इज दैट क्लियर? तीसरे नंबर में यूटीआई, सीडबी, इडबी, इरबी नहीं, साफ बोल रहा हूं। चौथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल, ठीक है, रूरल बैंक,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ 2 अक्टूबर 1975, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1975 को। इसमें 2 समिति आता है, आरजी सुरैया समिति ने पहले रिकमेंड किया, उसके बाद फाइनल किया शिवरामन समिति ने। किसने? शिवरामन समिति की सिफारिश पर अंतिम रूप से इसकी स्थापना हुई है। सुरैया समिति नहीं रहेगा तो शिवरामन लगाना, दोनों दिए रहेगा तो शिवरामन लगाना, नहीं रहेगा तो सुरैया तो रहेगा ही। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समझ में आ रही? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, दस्तकारों, किसको किसको ऋण देती है? पीजेंट्स और वीवर्स, बुनकर्स, दस्तकार, कारीगर, कर्मचारी, दस्तकारों और किसानों को रूरल एरियाज में पीजेंट्स, लेबर्स, वीवर्स, बुनकर, किसान को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन देती है। कोई मान लो कुछ काम करना चाह रहा है किसानी के लिए, दस्तकारी के लिए, है ना, छोटा सा कोई उद्योग शुरू करना चाह रहा है, तो कौन देगा उसको? कौन देगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला रहता है। ग्रामीण बैंक सुने हो ना, ये सब ग्रामीण बैंक जितना एसबीआई से कनेक्टेड है आज। कहाँ से? एसबीआई। ठीक, पूरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब तो यहां पर खासकर तखतपुर का ग्रामीण बैंक तो कर्मचारियों के पेमेंट से चल रहा है बेचारा। पूर्वोत्तर राज्य उपेक्षित था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सिक्किम गोवा में एक समय नहीं था, सिक्किम और गोवा तरफ नहीं, अभी में भी तो हो गए होगा, सब तरफ खुल रहा है। लेकिन एसबीआई के आने से ग्रामीण बैंक को बहुत गहरा झटका लगा है। थोड़ा सा भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है मतलब तो एसबीआई की शाखा खुल जा रही है। खुल रही है कि नहीं? क्लियर? तो अभी भी मैक्सिमम जगह है। पहले शुरू हुआ तो 196 जगह में था, आज ये पहुंच चुका है 243 प्लस ब्रांचेस। अब ग्रामीण क्षेत्र में तो जरूरी है ना, इसलिए अभी चल रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमारे इस इंस्टीट्यूट के सामने भी ग्रामीण बैंक है, खास बात। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 सुरैया समिति या शिवरामन समिति की सिफारिश पर खुला। क्लियर? 243 इसके ब्रांचेस हैं, एसबीआई से कनेक्टेड है। किसानों, दस्तकारों, बुनकरों को, श्रमिक वर्ग को दीर्घ और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन जो है उपलब्ध कराती है। कौन? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हो गया? आगे बढ़ूं? आऊ कहा थे? एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाम से स्पष्ट है। ई एक्स माने एक्सपोर्ट, आई एम माने इंपोर्ट। एक्जिम बैंक, बोलो। 1982 में एक्जिम बैंक खुला। एक्जिम बैंक कब खुला? 1982 में। आयातक, ठीक है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, निर्यातक, जो इंडस्ट्रीज है, इंटरप्रेन्योर है, उद्योगपति है, समझ में आ रही कि नहीं? जो कुछ करना चाहते हैं, समझ रहे हो, इनिशिएट करना चाह रहे हैं मान लो, तो उसको जो है ये क्या करती है, जो आयात कर रहा है, निर्यात कर रहा है, इंडस्ट्री माने उद्योगपति तो होंगे, उन्हीं को ऋण उपलब्ध कराती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एक्जिम बैंक खुला है। कौन सा बैंक? जो इंपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, उनको भी कहीं न कहीं पर लोन की जरूरत पड़ती है, तो उसको आयातक और निर्यातक को क्या करती है? लोन देती है। एक्जिम बैंक, बोलो। सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रहा हूं, आरबीआई। दूसरे महत्वपूर्ण है नाबार्ड। तीसरे महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चौथे महत्वपूर्ण में है यूटीआई, और उससे भी उपरोक्त दोनों से भी इंपॉर्टेंट है सेबी। क्या है ये? तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसके बाद? आरबीआई। मित्रों इसको ध्यान रखना, आरबीआई और नाबार्ड के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बाकी को नॉर्मल पढ़ना। नाबार्ड पूछता ही है, आरबीआई पूछता ही है, या पूछेगा सेबी को। किसको? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सुने हो? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म सेबी। 1988 में सेबी की स्थापना हुई।
नींव पड़ी, मतलब समझ में आ रही है कि नहीं? माने किस समिति ने सिफारिश किया? एस के दवे। सेबी को दवा की जरूरत थी। एस के दवे समिति की सिफारिश पर 1988 में क्या हुआ? पहली बुनियाद पड़ी। समझ में आ रहे? उसके बाद 1990 में इसको मान्यता मिली। मान्यता मिली कि हाँ अब आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। 88 में शुरुआत किया और 90 में क्या हुआ? इसको कंप्लीट रिकॉग्नाइज हो गया और संवैधानिक दर्जा पूछा गया है सेबी को। कभी कब मिला इसको? भारतीय संविधान ने कब इसको जो है संवैधानिक दर्जा की दिया है? 1992 में, इसलिए पूछता है इसको। 92 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिकमेंड हुआ, हो गया। 88 कौन सी समिति? एस के दवे समिति, मत भूलना। 88 92 याद रखो, संवैधानिक दर्जा मिला। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कार्य लिखो, कार्य। स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण करना, शेयर बाजार पर, मुख्यालय मुंबई। स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण करना, स्टॉक मार्केट का ऑडिट करना, ऑडिट कैग की तरह नियंत्रण करना। समझ में आ रही? सेबी घोटाला हुआ था एक बार, सुने हो? अरे एक घोटाला हुआ ना, स्पेक्ट्रम घोटाला, राजा वाला मामला। सेबी ने इस पर कार्रवाई की थी। स्टॉक मार्केट का क्या करना? नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, उसका ऑडिट करना। किसका काम है? हवाला पर नजर रखना। किस पर? हवाला से जो पैसा आता है ना, उस पर नजर रखना, ठीक है, जिसको हम विदेशी मुद्रा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो आता जाता है, ये सेबी का काम है। स्पेशली स्टॉक शब्द बना है तो शेयर बाजार के जितने भी गतिविधि हैं उस पर क्या करना? कंट्रोल करना, नियमन करना और कार्रवाई करना। तीनों काम करती है कौन? सेबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाबार्ड, आरबीआई और सेबी, याद रखना, भूलना मत। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। आईसी बस बोल देना, ओह आईसी, ओके, समझ में आ रहे? ठीक है। So these all are the banks are most important, clear, but these all three are written above are most important out of these, whatever we learned, clear, a little while ago. आरबीआई पढ़ना है अच्छे से, नाबार्ड पढ़ना है अच्छे से, और सेबी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इनको एकदम याद होने चाहिए, बाकी को सामान्य पढ़ते रहो आप। और सीआरआर क्या पढ़ोगे? सीआरआर, बढ़ने से, घटने से, इन्फ्लेशन के दौरान क्या इसकी भूमिका होगी। रेपो रेट और रिवर्स रेपो को भी आपको याद रखना है। इतना ही बैंकिंग का निचोड़ है जो मैं बता रहा हूं। रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, आरबीआई, नाबार्ड और सेबी, और यूटीआई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5। बाकी को ऐसी झुलाते रहो। इज दैट क्लियर? क्लियर? ये बैंक खत्म। इसके बाद आगे के क्लासेस में हम चर्चा करेंगे मुद्रा के घटक। क्या चर्चा करेंगे? आगे आप पढ़ कर आएंगे